फाजिलका पंजाब दे उन्हां जिलिਆਂ ਵਿੱਚ शामिल है जिथे कोरोना महामारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ शासन प्रशासन शुरू तो ही अलर्ट मोड ते रहा है। इत्थे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हुक्मां अनुसार सिहत विभाग ਵੱਲੋਂ सैंपलिंग ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ है ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ कोरोना पॉजिटिव हो रहे ने उन्हां दी रिकवरी ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ जंगी पद्धर ते दिन रात ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जे गल रिकवरी दी करिए तां हुण तक जिले विच 15,000 तो वध लोग ठीक हो के अपने अपने घरां नूं जा चुके ने ते 3,000 दे करीब लोग होम आइसोलेशन दे विच अपना इलाज करवा रहे ने। सेहत विभाग दीयां टीमां भी समय सिर उन्हां दी सार लैंदी रहिंदी है। इस तो इलावा जे गल सैंपलिंग दी करिए तां हुण तक फाजिलका जिले विच 2 लाख दे करीब सैंपल लए जा चुके ने ते 10,000 तो वध लोकां दा वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना के संबंध ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कोरोना महामारी की शुरुआत तो ही पूरे पंजाब विच वख-वख टीमां दा गठन कीता सी जो शहर तो लैके पिंडां तक सैंपलिंग दे काम विच रुझीआं होईआं ने। इस तो इलावा पंजाब सरकार ने पिंडां लई कोरोना मुक्त मुहिम भी शुरू कीती है। कोरोना पिंड मुक्त अभियान ते उस च भी इन्हां ने जिहड़े साडे करीब 100 दे करीब हैल्थ वैलनेस सेंटर ने पूरे जिले विच ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देते हुए मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर ली जिससे बीजेपी को यहां पर एक तगड़ा झटका लगा। अब जानकारी मिल रही है कि मुकुल रॉय बीजेपी को एक और झटका देने की तैयारी में है। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि 24 से 25 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में जा सकते हैं। अगर ये खबरें सही साबित होती हैं तो वाकई में बीजेपी के लिए यहाँ स्थिति काफी खराब हो जाएगी। आपको हम जानकारी दे देते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में वापसी करते ही मुकुल रॉय इस जुगत में लग गए हैं कि किस तरीके से बीजेपी के 24 से 25 विधायकों की टीएमसी में एंट्री करवाई जाए। मुकुल रॉय खुद ये कह चुके हैं कि वह कई बीजेपी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु के बयानों से यह संकेत मिल रहे हैं कि रॉय फोन पर बातचीत के जरिए ही बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। मुकुल रॉय से जब बीजेपी नेताओं से बातचीत करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा है कि मैं बीजेपी नेताओं के साथ फोन पर संपर्क में हूँ। वहीं रॉय के बेटे शुभ्रांशु ने भी कह दिया है कि 25 बीजेपी विधायक टीएमसी में आ सकते हैं। खुद भी बीजेपी से तृणमूल में वापसी करने वाले शुभ्रांशु ने ये कहा है कि विधायकों के अलावा 2 बीजेपी के सांसद भी ऐसे हैं जो अभी टीएमसी में आना चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि सोमवार को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे थे। इस बैठक के लिए उनके साथ बीजेपी के 77 में से सिर्फ 51 विधायक ही राजभवन पहुंचे थे। इसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही है कि बैठक में नहीं पहुंचने वाले विधायक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं और यही एक बड़ा घटनाक्रम रहा। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के साथ 25 विधायक नहीं पहुंचे उससे इन बातों को और भी ज्यादा बल मिल गया कि कहीं ना कहीं ये 25 या 24 विधायक ऐसे हैं जो जल्द ही बीजेपी को छोड़ सकते हैं और बीजेपी के 2 सांसद भी ऐसे बताए जा रहे हैं जो टीएमसी में वापसी को इस समय आतुर बैठे हैं। खैर देखने वाली बात रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में किस तरीके से अपने कुनबे को समेट कर रख पाती है। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ मैं पल्लवी राजपूत, ANB न्यूज।
राम मंदिर घोटाले को लेकर जो विवाद तेज हुआ था वो अभी भी जारी है। इसको लेकर अब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बड़ी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि राम मंदिर में किसी तरह के निर्माण में घोटाला हो रहा है या किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, वो लोग अपना दान की पर्ची दिखा करके अपना दान वापस ले सकते हैं। ये तंज सीधे तौर पर नाम लेते हुए उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह है, अगर उन्होंने दान दिया है तो अपनी दान की पर्ची दिखाएं और उसके बाद अपने दान को वापस ले जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। अखिलेश यादव पर कहा कि आप भी अपनी पर्ची दिखाएं और उसके बाद में जो दान आपने दिया था पर्ची के हिसाब से अपने दान को ले जाएं। आपको ये भी बताते चले कि लगातार जिस तरीके से जमीन की खरीद को लेकर विवाद जो चल रहा था उसमें अब जो जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन इसको लेकर ट्रस्ट ने जांच से इनकार कर दिया है और सीधे तौर पर जो भी रिपोर्ट थी वो उसने आरएसएस के चीफ को भेज दी है और साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी एक रिपोर्ट भेजी है। उनका दावा है कि किसी भी तरह की कोई इस पूरे मामले में धांधली नहीं हुई है। आपको ये भी बता दें कि उनका जो दावा है ट्रस्ट ने दावा किया है कि जमीन पहले ही 2011 में खरीदी जा चुकी थी और इसके साथ में बैनामा जो हुआ है वो हाल ही में हुआ है। इस वजह से दोबारा जब जमीन बेची गई जिसके चलते ये दाम बढ़े हैं। इस तरह की उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन इतना जरूर है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से इस मामले को उठाकर विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शशिपाल के साथ मोहित चौधरी, एनपी न्यूज। एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करती है, लेकिन गाड़ी से गिरने की वजह से युवक की हालत गंभीर हो जाती है और इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाती है। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने हंगामा कर दिया। जी हां, पूरा मामला रीवा के नई गढ़ी थाना अंतर्गत का है, जहां पर नई गढ़ी पुलिस के द्वारा भीड़ गांव से एक व्यक्ति राजेश साकेत और उसके भाई को संदेह के आधार पर कि यह शराब तस्करी का कार्य करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गाड़ी से चौकी लेकर जा रहे थे। आरोपी युवक कूदकर भागने की कोशिश किया, लेकिन गाड़ी से गिरने की वजह से युवक की हालत खराब हो गई है, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजेश साकेत 30 वर्षीय निवासी भीड़ का है, जिसे पुलिस के द्वारा संदेह पर गिरफ्तार किया गया था। वहीं परिजनों का कहना है कि राजेश साकेत को पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई थी और झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही थी, जबकि राजेश साकेत के द्वारा शराब तस्करी का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। वहीं परिजनों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि पुलिस ही जबरदस्ती लेकर गई है और पुलिस के द्वारा ही हत्या करने का प्रयास गया है। इनकी मांग यही है कि इस मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। तो जैसा आप सबको विदित है कि कोई भी कस्टोडियल डेथ होती है तो अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में हमने जिला न्यायाधीश से निवेदन किया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से, कि इसमें मजिस्ट्रेट को एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाए, इसमें न्यायिक जांच हो। और एक ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया दी है कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई के लिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो न्यायिक जांच इसी प्रक्रिया के तहत आदेशित की गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब ने न सिर्फ पंचनामा लिया है, अभी तो जो है बयान भी लेंगे। बयान के बाद उनका अभिमत जो है, जो मर्ग जांच जो हम करते हैं इंक्वायरी, वो पूरी करेंगे। उसके बाद वो जो भी परिणाम आएगा वो लिख के भेजेंगे, न्यायिक आदेश के रूप में हमारे पास लिख के भेजेंगे। रीवा एसपी ने इसको सज्ञानता से लेते हुए चौकी प्रभारी सहित 5 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है और मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए निर्देशित किया है। हालांकि इसकी हत्या है या फिर पुलिस के द्वारा कोई षड्यंत्र रचा गया है, यह जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ।
मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार सियासत नजर आ रही है। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसी को देखा जाए अगर कोरोना वैक्सीन एक समाधान के रूप में साबित होती है, लेकिन इस बीच अब कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ की बात करें तो कल भी भारत बायोटेक की वैक्सीन पर सवाल खड़े हो रहे थे और फिलहाल भी अब केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। तो यहाँ जिस तरीके से वैक्सीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था कि बीजेपी के संबित पात्रा ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने वैक्सीन लगवाई है। अब कांग्रेस द्वारा इसका सवाल का जवाब दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता ने बयान दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, हालांकि अभी राहुल गांधी वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं। दरअसल राहुल गांधी अप्रैल महीने में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और ऐसे में जब तक 3 महीने का वक्त पूरा नहीं होता तो राहुल गांधी वैक्सीन नहीं ले सकते। कांग्रेस नेता का यहाँ ये कहना है कि राहुल गांधी के वैक्सीन लेने में सिर्फ यही कारण है कि उन्हें कोरोना हुआ था और इसी के कारण उन्हें देरी हुई है। तो जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर सियासत नजर आ रही है और उसी को लेकर भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको लेकर भी सवाल दागे जा रहे थे। कैमरामैन शशिपाल के साथ साधना मित्रा, ANB न्यूज। आज छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल बीते 10 दिन से छात्र जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, आज वो उनके सामने आ गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के बाद ये तय हो गया है कि 12वीं की परीक्षाएं जो रद्द हुई थी ये फैसला आ गया है कि अब उसकी रिपोर्ट जो है, छात्रों का जो रिजल्ट है वो किस आधार पर बनेगा। और ये क्या डिटेल है वो हम आपको पूरे तरीके से बता देते हैं। छात्रों के लिए ये जो बड़ी खबर है उसकी डिटेल हम बता दें आपको। आज ये सामने आ चुका है और इसी को लेकर सरकार की ओर से 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट रखी है और इसी रिपोर्ट के अनुसार 12वीं की मार्कशीट, 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट पर इसको आधार बनाकर रखी जाएगी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार मार्कशीट बनाने के लिए 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बीते 3 एग्जाम्स होंगे। इसमें मार्कशीट तैयार करने में 10वीं के 5 विषयों में से 3 विषय जो इसमें सबसे अच्छे मार्क्स विद्यार्थियों के होंगे वो लिए जाएंगे और फिर इसी में 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लेकर इसका वेटेज तैयार किया जाएगा और इसके बाद 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल के नंबरों का भी वेटेज मिलेगा। और इसी तरह मूल्यांकन के बाद फॉर्मूले पर बात करेंगे तो इसमें 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। पहले ही ये कहा जा सकता था कि सीबीएसई बोर्ड 30, 30 और 40 का फॉर्मूला रिजल्ट तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी और ये अब हुआ भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं वो इससे थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो 10वीं में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन 12वीं में मेहनत वो करते हैं, 11वीं की जो परीक्षा होती है वो बोर्ड की नहीं होती है, इसलिए विद्यार्थी ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। और इसी को लेकर उनका कहना है कि जो 11th के 30% का वेटेज तैयार किया गया है वो थोड़ा कम होना चाहिए था और 10वीं और 12वीं के लिए जो वेटेज है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, ताकि विद्यार्थियों को भी थोड़ी सहूलियत मिल सके। कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं मुस्कान, ANB न्यूज। धीरे धीरे चुनाव नजदीक आते ही 2022 को लेकर के सभी विपक्षी पार्टियां अपना जोड़ तोड़ लगाने से बाज नहीं आ रही हैं। वहीं आज विपक्षी पार्टियां में जिस तरीके से उनकी मेहनत रंग लाई है, धर्म नगरी अयोध्या में शामिल नगर निगम के 41 गाँव के टैक्स को स्थगित कर दिया गया है। बताया जाता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने ऐलान किया था कि नगर निगम के 41 गांव के अगर टैक्स स्थगित नहीं किए जाते हैं तो
समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर आज नगर निगम द्वारा बताया गया कि 41 गांव जो नगर निगम के दायरे में आते हैं उनके टैक्स को स्थगित कर दिया गया है। जिस तरीके से 2022 का चुनाव आते ही चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा अपनी अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से बताया गया कि नगर निगम के जो टैक्स हैं उसमें छूट मिल गई है, ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियां अपनी वाहवाही जमाने में लगी है। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या। मनसुख हिरन मामले और एंटीलिया के बाहर रखे विस्फोटक सामग्री मामले में इनकाउंटर प्रदीप शर्मा को देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए ने आज गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद हुई है। यह जानकारी मिली है कि एनआईए की टीम आज सुबह अंधेरी इलाके में रहने वाले प्रदीप शर्मा के घर पे छापेमारी की। इस दौरान तमाम गजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स के अलावा तमाम दस्तावेज बरामद किया है। फिलहाल जिस तरह से एनआईए की टीम ने पिछले दिनों मलार इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसके बाद उनसे पूछताछ की गई थी जिसमें प्रदीप शर्मा का नाम सामने आया था। उन जो लोगों को गिरफ्तार किया है उनका सीधे तौर पर एंटीलिया के बाहर रखे विस्फोटक सामग्री और स्कॉर्पियो में हाथ पाया गया था। लिहाजा उसी को लेकर आज प्रदीप शर्मा से पूछताछ की गई और प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद प्रदीप शर्मा को मुंबई के सबसे बड़े जेजे हॉस्पिटल मेडिकल कराया गया, उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। लिहाजा ने जानकारी मिली कि प्रदीप शर्मा को अब एनआईए की हिरासत में रहना होगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि प्रदीप शर्मा के अलावा प्रदीप शर्मा के और कई करीबी एनआईए की हिरासत में आने वाले हैं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। बस्ती जनपद में अवैध गांजे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन छोटे छोटे कारोबारी पकड़े जाते हैं और उन कारोबारियों को पकड़कर जेल पुलिस भेजती रहती है, लेकिन इसका निराकरण कुछ नहीं निकल पाता है। जब तक बड़े लोगों के ऊपर हाथ नहीं पड़ेंगे तब तक अवैध गांजे का कारोबार नहीं रुकने का नाम लेगा। इसी कड़ी में आज बस्ती जनपद के हरैया तहसील के मऊ घाट चौराहे पर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को एसओजी की टीम और हरैया पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है और जिसकी कीमत जो है 6 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और अभियुक्तों के बारे में ये बताया जाता कि उड़ीसा से गांजा लाते थे और ये उत्तराखंड के राज्य में अन्य जनपदों में उत्तराखंड के ये सप्लाई देते थे। यहाँ इनको दुगनी तिगुनी कमाई होती थी इसके लिए, और ये लोग हर 100 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी बदल लेते थे। थाना प्रभारी हरैया के थाना हरैया की टीम NH-28 पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान रात लगभग 2:30 बजे के आसपास महू घाट के पास से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 40 किलोग्राम गांजा अवैध बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत मार्केट वैल्यू लगभग 6 लाख रुपए है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हरैया पर अभियोग पंजीकृत कर उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये अभियुक्तों के द्वारा खुद कबूलनामे में उन्होंने इकबालिया बयान दिया है कि हम 100 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी बदल लेते थे और हमारी गाड़ी हम हरैया में बदलने के लिए वेट ही कर रहे थे कि जब तक हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ तौफीक खान, एनबी न्यूज, बस्ती। मौसम ने करवट ली है, जिसमें कि 1 घंटे लगातार बरसात हुई है। इस बरसात से किसानों को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी हुआ है। जैसे कि किसानों के गन्ने को बहुत फायदा हुआ है, इस बरसात से गन्ने अच्छे चलेंगे, लेकिन कहीं किसानों को इससे नुकसान भी हो। जो किसानों की कच्ची खेती, जिसको मेंथा खेती कहा जाता है, वो बरसात में कहीं ना कहीं उसका तेल भी कम होगा और कहीं ना कहीं उसको सड़ने की भी संभावना बनी रहती है। आज की इस मौसम में ब्लॉक परिसर में बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया है, बच्चों ने काफ़ी मस्ती भी की है। नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से पानी में उछल कूद कर रहे हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए रवि सैनी, रामपुर। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ।
ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। आपको बता दें कि अक्सर मारपीट की वीडियो पुरुषों के बीच देखे जाते हैं। वहीं दूसरा वाकया जनपद जालौन से निकलकर आया है, जहां पर महिलाओं के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद जालौन के आटा थाना क्षेत्र के करमेर से सामने निकलकर आया है, जहां पर महिलाओं के बीच खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए, उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने उन लोगों पर जब कार्रवाई करने की बात कही तो उन लोगों ने बताया कि यह हमारा पारिवारिक मैटर था, हमने आपसी में समझौता कर लिया है। आटा क्षेत्र में करमेर ग्राम, ये बच्चों में पहले तो झगड़ा हुआ था, फिर महिलाओं के बीच विवाद हो गया। ये आपस में सगे पट्टीदार बताए जा रहे हैं, तो फिर थोड़ी हल्की चोटें भी आई थी इन लोगों को। इसी का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन मौके पर पुलिस गई थी, 112 गई थी और कार्रवाई करने के लिए कहा गया। लेकिन चूँकि आपसी इनका नज़दीकी मामला था, इन्होंने लिखित में आपस में ही संबंधित व्यक्तियों के सामने समझौता कर दिया और अपना पुलिस कार्रवाई से मना कर दिया। मौके पर नज़र रखी जा रही है और शांति व्यवस्था के लिए निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नजर रखी जा रही है। एनबी न्यूज मयंगराजपुर जालौन। शिवपुरी जिले में अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले कई दिनों में पुलिस द्वारा अवैध नशे कारोबारियों के खिलाफ तबातोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते शिवपुरी के 2 अलग अलग थानों में पुलिस ने अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहाँ देहात थाना पुलिस ने गांजे के अवैध व्यापारी पर शिकंजा कसा है, तो वहीं फिजिकल थाना प्रभारी ने, फिजिकल थाना पुलिस ने स्मैक के नशे को लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 14,50,000 रुपये की स्मैक को बरामद किया है। साथ ही एक स्विफ्ट कार और एक मोटरसाइकिल के साथ साथ 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें स्मैक का एक बड़ा अभियान चलाया गया था, सभी थाना प्रभारियों को भी इसमें लगाया गया था और इसमें कुछ सफलताएं हमको बीच में मिली हैं। उन्हीं सूत्रों को और जो लोगों का स्मैक पीने का था, तो उनसे जो हम लोग नेटवर्क देख रहे थे कि किस तरह से आती है, तो इसमें बड़ी सफलता कल फिजिकल को मिली है। तो इसमें जो जनरली शिवपुरी में सप्लाई करने वाले थे, राजस्थान से आते थे, तो इनमें स्विफ्ट डिजायर मिली है, 2 लड़के राजस्थान के मिले हैं और 3 ग्वालियर के मिले हैं और एक मोटरसाइकिल और मिली है। तो 145 ग्राम करीबन स्मैक इनसे बरामद हुई है, तो एक अच्छी सफलता मिली है और इससे अपनी सप्लाई चेन मुझे लगता है काफ़ी अच्छी ध्वस्त हुई है और हमने सभी को बोला है कि लगातार इस पर विशेष ध्यान रखकर कार्रवाई करेंगे। पुलिस द्वारा इस कार्रवाई के चलते नशे के अवैध कारोबारियों में एक हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। शिवपुरी से एनबी न्यूज के लिए जकी खान की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक महिला को मित्र बनाने के कारण इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर पुलिस को 1000 किलोमीटर दूर जाकर आरोपी को पकड़ के लाना पड़ा। कुछ समय पूर्व की बात है, जो एक सोशल मीडिया पे चैट पर एक महिला ने एक व्यक्ति से दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद में उससे चैट के द्वारा बातचीत भी करी। बातचीत लगातार होती रही थी। उस दौरान वो पुरुष उज्जैन भी 2 बार आया और वो महिला से मिलकर चला गया और उस दौरान उन्होंने उससे कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए थे, जिसको लेकर पुरुष बाद में महिला को ब्लैकमेल करने लग गया था, जिसकी शिकायत महिला द्वारा पुलिस थाने में की गई। वहीं पे चिमनगंज थाना में शिकायत प्राप्त होने के बाद में पुलिस ने
साइबर सेल की टीम के साथ में जो आरोपी पुरुष है उसे उज्जैन से 1000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर पकड़ा। वहाँ जब पुलिस पकड़ने गई थी वहाँ पे, तो वहाँ की लोकेशन के आधार पर वो आरोपी पुलिस को देख के भागने लग गया था, लेकिन पुलिस फिर भी उसे पकड़ के यहाँ उज्जैन ले आई। मोहन नगर चिमनगंज मंडी थाना अंतर्गत निवासी एक महिला है जिसने शेयर चैट ऐप के माध्यम से इस आरोपी से पहचान की थी, बातचीत करना चालू किया था। बाद में इस आरोपी ने ये यहाँ पे आया, उज्जैन आया, उस महिला से मिला, बातचीत की, उसके कुछ फ़ोटो और वीडियो इसके पास में इसने ले लिए। वहाँ जाने के बाद वापस अपने घर जाने के बाद इस व्यक्ति ने उस महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, इससे पैसों की मांग करने लगा। उस महिला के कुछ अश्लील चित्र और वीडियो सोशल मीडिया और इस महिला के रिश्तेदारों को देने लगा, उसके पति को परेशान करने लगा, पति को ब्लैकमेल करने लगा। तो इस घटना पर से थाना चिमनगंज पे FIR हमने दर्ज की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले को बड़ा गंभीरता से लेते हुए इसकी शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए हमें आदेशित किया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस व्यक्ति का मोबाइल की लोकेशन हमको पाकिस्तान बॉर्डर पे मिली, इसका मोबाइल चालू मिला हमें। साइबर सेल की मदद और राजस्थान पुलिस की मदद से 1000 किलोमीटर दूर जाके हमने इसको पकड़ा। गांव के बाहर ये व्यक्ति हमको मिला, पुलिस को देख के भागने लगा, पर घेराबंदी करके फिर भी हमने इसको पकड़ लिया। इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आए हैं, आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर आगे का रिमांड लेके आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं सूत्रों से जानकारी भी मिली है कि जब उसे आज कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो वहाँ पर वकीलों ने आरोपी की पिटाई भी कर दी और उसका केस लड़ने से इनकार कर दिया। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए। भिंड जिले के रौन कस्बे को यूँ तो नगर परिषद का दर्जा मिल चुका है, लेकिन बात की जाए तो वही जब ये पंचायत हुआ करती थी तो सुविधाएं पंचायत जैसी ही हैं। मामला भिंड जिले के रौन कस्बे का है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि गंदगी के अंबार लगे रहते हैं। तो वहीं मुख्य मार्ग की बात की जाए, जो मार्ग स्वयं नगरपालिका के लिए जाता है वो हमेशा उसमें पानी भरा रहता है, लोगों को काफ़ी परेशानी आती है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस संबंध में उन्होंने जनपद से लेके नगरपालिका तक शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वहीं रौन कस्बे में कई जगह पर खुले चैम्बर पड़े हैं और उन चैम्बरों को भी अभी तक नहीं ढकवाया गया है। जबकि लोगों का ये भी कहना है कि रौन पहले पंचायत हुआ करती थी, अब नगर परिषद का दर्जा मिला है। हमारा ढाबा है इधर बाईपास पे, तो डेली निकलना इधर से ही होता है। इधर से ये बहुत परेशान है, सामान गिर जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है, पैर में भी चोट आ जाती है, गिर पड़ते हैं। इधर से ये मेन गली है, ये इसकी कोई देख रेख नहीं है, बहुत पानी भरा रहता है। नगर पालिका ऑफिस मतलब मेन गली यही है उसकी ऑफिस की प्रॉपरली यही। और वहीं वहाँ के CMO सप्ताह में केवल 2 दिन के लिए बैठते हैं और जब भी कोई उनसे शिकायत करने के लिए जाता है तो वो अक्सर मिलते भी नहीं हैं। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। दिल्ली के अंदर साप्ताहिक बाजारों को खोलने की परमिशन जरूर दी गई है, मगर कहीं ना कहीं लॉकडाउन यानी कि कह सकते हैं कोविड गाइडलाइन के द्वारा, मगर कोविड गाइडलाइन के द्वारा कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर भीड़ नहीं होनी चाहिए, मगर इंदरलोक इलाके के अंदर कहीं ना कहीं साप्ताहिक बाजार लग रहा है और उसके अंदर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं ये सारा बाजार जो है मिली भगत से चल रहा है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन यानी कि कोविड नियमों का पालन करने के लिए कह रही है, मगर जिस तरीके से बाजारों के अंदर देखने को मिल रहा है कि भीड़ लगातार उमड़ी पड़ी है और कहीं ना कहीं जनता जो है गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। यहाँ उसके हिसाब से एक जोन में एक वीकली मार्केट लग सकता है, तो उस हिसाब से जो है बाजार जो है MCD द्वारा लगवाए जा रहे हैं, जो गाइडलाइन योग्य बात है। और अगर कहीं भी साप्ताहिक बाजार में बिना मास्क के या भीड़ भाड़ करके लोग इकट्ठा हो तो उसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और खासकर और इसके अलावा जो सिविल डिफेंस के जो लोग केजरीवाल साहब ने भर्ती किए हैं, उनका ये काम है, केजरीवाल साहब ये जहाँ भी वीकली मार्केट्स हैं वहाँ पे सिविल डिफेंस वाले लोगों को लगाएं और ये उनका काम है। वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गाइडलाइंस भी वही जारी करते हैं, तो उनका काम है कि जहाँ मार्केट्स लग रहे हैं वहाँ अपना स्टाफ लगाएं और उनको देखें कि वहाँ पर कोरोना नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।
तक की जो दुकानदार है वो भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। और इस बाजार के अंदर जब मीडिया आई थी तो मीडिया के बाद में आने के बाद में पुलिस भी, दिल्ली पुलिस भी उतरी और दिल्ली पुलिस ने तमाम बाजारों को बंद करा दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ थी वो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करती नजर आ रही थी। मगर जिस तरीके से बाजारों को बंद कराया गया उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सतर्क जरूर है, मगर बाजारों के अंदर उल्लंघन जरूर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज, दिल्ली। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार जहां एक तरफ देश और प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ करने की मुहिम में जुटी है, तो वहीं रायबरेली जिले के आला अधिकारी इसको पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। रायबरेली जिले के सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन सामुदायिक शौचालय बने लगभग 6 महीने बीतने को है, लेकिन अभी सामुदायिक शौचालयों का ताला नहीं खुला है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे को तस्वीरें दिखाएं। ये देखो सामुदायिक शौचालय है जहां पर अभी भी ताला लटका हुआ है। 6 महीने बीत चुके हैं। सामुदायिक शौचालय बनाकर प्रदेश सरकार की ये मंशा थी कि गांव की महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने बीतने को है, अभी ये सामुदायिक शौचालय खुल नहीं सका है। यहाँ पर ना किसी उसकी तैनाती हुई है, ना तो इसकी देखरेख के लिए कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है। इस मामले में जब जिले के जिला पंचायती राज अधिकारी से बात की गई तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि अब मामला संज्ञान में आया है, मामले की जाँच कराकर आगे कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सैलन के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज, रायबरेली। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।